स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए जो हम लोग पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़े थे, जो इमेजिनरी लाइन होती है और किसी चार्ज के ऑल अराउंड पार्टी चार्ज से निकलती है और इमेजिनरी चार्ज में एंट्री उसकी होती है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो नंबर होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि उसकी एरिया कुछ होगी, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में रखा जाए, सरफेस एरिया को, या किसी भी डायरेक्शन में रखिए, सिर्फ उस सरफेस से एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है, सरफेस एरिया ए से अगर 100 लाइन पास करेगी तो हम कहेंगे कि उस एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 100 है। 1000 लाइन पास करें तो उसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है, 1000 है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए किसी सरफेस के एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करती हैं उसको उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग एन एरिया प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सीधे कोई एरिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल में रखा है, मतलब उसके परपेंडिकुलर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में कोई एरिया रखी है, तो उस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यह डिफिनीशन के अकॉर्डिंग से हुआ। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिलेटेड है? तो उस एरिया से, जिस सरफेस एरिया को हम फील्ड में रखते हैं, रिलेटेड टू दैट एरिया। तो यहाँ से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स क्रॉसिंग एन एरिया प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। मतलब हम कोई आप प्लेन ले लें जिसकी एरिया कुछ हो और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में रख दिया जाए, तो उस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। यहाँ एक थोड़े देर के लिए मानिए कि वो नॉर्मल रखा गया है, लेकिन ऐसा जाने कि फील्ड के किसी डायरेक्शन में वो एरिया रखा है तो सर्टेनली उस एरिया से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, और अगर वो स्लैंट एरिया रखी है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, नॉर्मल रखी है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी। तो यहाँ नॉर्मल वाला केस लेकर के पहले डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में कोई सरफेस एरिया किसी ऑब्जेक्ट का रखा है और उस सरफेस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करती है उनकी संख्या, उनके नंबर को हम फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय फाई सबस्क्रिप्ट ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ फाई का रिलेशन, फाई को हमेशा फ्लक्स जो है फाई से रिलेट किया जाता है। चूंकि ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको फाई सबस्क्रिप्ट ई से लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय फाई सबस्क्रिप्ट ई if A be the surface area of object place normal to the electric field E, then electric flux is equal to E into, यहाँ से अगर एक हमारा एक सरफेस है, ये सरफेस एरिया A जिसकी एरिया सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब हमारा सरफेस एरिया ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी नीचे से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये सरफेस इसके नॉर्मल है, तो इस सरफेस से जितनी ये फील्ड लाइन गुजरेंगी इनके नंबर को हम
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया कहेंगे। तो इसमें ये बताएंगे कि अगर ये सरफेस एरिया जिसके ये एरिया ये है ई के परपेंडिकुलर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो इस एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा फाई ई इंटू ए के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। If the direction of E is at angle theta from the normal drawn on surface, then phi is equal to E a cos theta, phi is equal to E dot product of E and A। A को हम यहाँ कहेंगे एरिया वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड टू A। इसको ऐसे समझना चाहिए कि सपोज करें ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया नॉर्मल यूनिट, नॉर्मल यहाँ ड्रा किया गया। अगर ये फील्ड लाइन इस नॉर्मल से थीटा एंगल पे एक्ट करे, मतलब हमारा थोड़ा सा फील्ड लाइन सरफेस एरिया के नॉर्मल ना होकर के स्लाइड हुआ थीटा एंगल पे, अगर ये फील्ड लाइन हमारी पास होती है, उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस एरिया फाई ई और ए इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा, जिसको ये cos थीटा कहा जा सकता है। तो ये हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैंट्स हो या ये सरफेस हमारा स्लैंट्स हो, लेकिन इसको स्पेशली ऐसे लिया जाता है कि इस सरफेस पे नॉर्मल जो ड्रा किया गया उससे थीटा एंगल पे ई एक्ट करते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट सरफेस ये cos थीटा होता है और ये cos थीटा ई डॉट ए के बराबर होता है। यहाँ पे एरिया वेक्टर है। अब एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा समझना है कि सपोज करिए कि एक हमारा ये एरिया है, एरिया ए, और इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर ऐसे ड्रा किया गया और इस वेक्टर को हम वेक्टर ए से डिनोट कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में है, इस सरफेस एरिया के नॉर्मल, सरफेस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर है। तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इस एरिया के इक्वल है और ये वेक्टर हमारा इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो हम इस वेक्टर ए को एरिया वेक्टर कहेंगे। यही एरिया वेक्टर यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ पे जो आया है हमारा एरिया वेक्टर कंसीडर किया जा रहा है। मतलब कि अगर ये इस डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर एक्ट करता है, इस डायरेक्शन में अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके बीच अगर ये एंगल थीटा है, उस बार फाई हमारा ई डॉट ए के बराबर होता है। और ई डॉट ए जैसे वेक्टर प्रोडक्ट में ई इंटू ए एंड cos ऑफ एंगल इंटू दिस टू वेक्टर्स होता है। दो कंडीशन में अगर हमारा सरफेस फील्ड ई के नॉर्मल है, तब फाई हमारा ई इंटू ए के बराबर होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे नॉर्मल जो ड्रा किया गया है उससे थीटा एंगल पे स्लैंट है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा फाई ई डॉट ए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू ये cos थीटा होती है। थीटा हमारा ई और ए के बीच का एंगल होगा। यहाँ से सपोज कर लेंगे कि ये जो वेक्टर है योर ई और ये एंगल हमारा थीटा हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होगा। और ए को हम वेक्टर एरिया कहते हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड ए मीन्स वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना है जितना ये सरफेस एरिया। तो ये दो कंडीशन हमारे फॉर्मूले बनते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये फाई ई इंटू ए के बराबर होता है, और स्लैंट कंडीशन में ये हमारा फील्ड नॉर्मल आपकी सरफेस न रहे, तो उस केस में फाई ई ए cos थीटा होगा और ए थीटा इज एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सीधे सीधे मतलब जिसमें दो पोल, डाइपोल का मतलब सीधे सीधे इसमें दो पोल, ऐसा डिवाइस जिसमें दो पोल हो। पोल का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसके एक इंड पे दोनों इंड पे कोई ना कोई चार्ज हो, और ये चार्ज इक्वल अमाउंट के होने चाहिए और अपोजिट साइन के होने चाहिए,
और ये दोनों चार्ज वेरी बहुत क्लोज ला करके एडजस्ट किए गए, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को ला करके एक ऐसा डिवाइस बना है जिसकी वजह से बहुत स्मॉल डिस्टेंस में इनको सेट करें। तो इस डिवाइस को हम डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इसमें यही है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग एल्स, इट इज केवल एक ऐसा कंडीशन है कि इसमें इक्वल और दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस होते हैं एंड क्यू एंड माइनस क्यू, एक का अमाउंट क्यू है दूसरे का माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस टू ए, लेट सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस लिया जा रहा है 2 है। यहाँ पे ये भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इन ए पे चार्ज क्यू है, इन बी पे चार्ज माइनस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। तो 2 डिस्टेंस में दोनों पॉइंट चार्जेस को हम ला करके रखें, इसी कॉम्बिनेशन को पेयर ऑफ दिस चार्जेस का जो डिवाइस बना, इसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो सीधे सीधे इसके नेम के अकॉर्डिंग डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू। और एक चीज़ कि ये चार्जेस हमारे कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस, सपोज करेंगे यहाँ 2 है, उसी बुक में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2L लिया जाता है, यहाँ पे 2L लिया गया, मीनिंग वही है। और यहाँ पे ओ इसका मिड पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ओ लिखा गया है। अगर ये मिड हो जाए और ए बी हमारा 2A हो जाए तो ओ से ए का डिस्टेंस A और ओ से बी का डिस्टेंस स्मॉल है, मतलब ये 2A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट जो होता है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर बोला जाता है। तो ओ इज सेंटर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं और ये दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे, जैसे 2 डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखे गए रहते हैं, इसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब आगे चीज़ इससे रिलेटेड अब और चीज़ आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट्स का डिफिनेशन इतना जाने कि दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का अमाउंट लिया जाए, मैग्नीट्यूड लिया जाए, चाहे प्लस क्यू का या माइनस क्यू का, तो क्यू ही होगा, मैग्नीट्यूड माइनस प्लस दोनों को रिलीव करके सर्टेन अमाउंट आता है। तो एक चार्ज ले लीजिए और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है और डिस्टेंस लेकर के इन दोनों का प्रोडक्ट कर देने पर हमको इलेक्ट्रिक मोमेंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू and the separation to a between the charges of the electric dipole is called the dipole moment. It is denoted by P. P के ऊपर वेक्टर लगाने का मतलब कि हमारा ये डाइपोल मोमेंट्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। हियर P वेक्टर P is equal to P into 2A, ये हमारा डाइपोल मोमेंट्स हो जाएगा। P is vector quantity, its direction is from Q to minus Q and electric ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें क्यू पी का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो दिस प्लस क्यू से माइनस क्यू के डायरेक्शन में होता है। हमेशा जब हमारा दो पोल का डिवाइस बनेगा तो पी का डायरेक्शन प्लस चार्जेस से माइनस चार्जेस के तरफ होता है और इसीलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी